Good morning, everyone. I'm Samir Singh Meena, and in this lecture, we will discuss about the civil engineering technical construction project management. So, till now, we have completed our HR series. Okay, HR related जो क्वेश्चंस थे वो हमने उसकी वीडियो सारी बना दी है, 4-5 वीडियो है। अ, वो लोग जिन्होंने नहीं देखी वो जाके उसमें प्लेलिस्ट का मैंने लिंक डाला हुआ है, इसमें ऊपर भी मिल जाएगा, वो देख सकते हैं। ठीक है, लेकिन अब हम शुरू करेंगे सिविल इंजीनियरिंग के टेक्निकल क्वेश्चन। तो सबसे पहले मैं जो सब वो सब्जेक्ट डिस्कस करूंगा जो हम लोग मेंस में और बाकी एग्जाम्स में अच्छे से नहीं पढ़ते, लाइक कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, बिल्डिंग मटेरियल्स। और इसके भी मेरी जो अप्रोच रहेगी वो रहेगी कि प्रैक्टिकल जो फील्ड पे जो होता है वो हम ज़्यादा कवर करें। ठीक है, पर उससे पहले एक बेसिक थ्योरी होगी हर सब्जेक्ट की, वो बेसिक थ्योरी हम कवर करेंगे, जिससे क्या बहुत सारे क्वेश्चंस तो ऐसे ही क्लियर हो जाएंगे, क्योंकि काफ़ी लोगों को यही नहीं पता होगा कि एक बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन में क्या क्या फेज होती है। ठीक है, वो कैसे कंस्ट्रक्ट करते हैं हम एक बिल्डिंग। तो पहले वी विल डिस्कस अबाउट all those phases. Okay, so this is my profile who have seen my previous videos knows. I did my BTech from NIT Silchar. I worked 3 years in Support Polonji Construction as a planning engineer. Now I'm working in Indian Oil, okay, in engineering department. Okay, so our question is how civil engineer build such high rises building, how they manage such projects. So वो मतलब ऐसे ये बिल्डिंग, अब ये देखो कैसे इतना बड़ा बिल्डिंग है, तो इसमें क्या कौन बना रहा है, कितने लोग हैं। ठीक है, इंजीनियर का इसमें क्या रोल है, कुछ फाइनेंस भी होंगे, कुछ एडमिन्स भी होंगे, कुछ मतलब बहुत सारे लोग मिलके इसको बनाते हैं। वो लोग आपस में कैसे एक दूसरे से रिलेटेड हैं। ठीक है, बीइंग ए सिविल सिविल इंजीनियर वी हैव टू नो कि ये कैसे ये बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन होता है। ठीक है, क्लासेस में हमको कोर्स में ऐसा कोई पढ़ाता नहीं है, और सीपीएम भी पढ़ाता है तो उसमें भी कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में भी कोई ऐसे बताता नहीं है। तो हम लोग बेसिक चीज़ें देखेंगे। ठीक है, उतना थ्योरी में नहीं जाएंगे, उतना डेप्थ में नहीं जाएंगे, बस कोई इंटरव्यू में पूछ ले तो हमको बेसिक पता होना चाहिए कि ये बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन हुआ तो इसमें कौन कौन थे कंस्ट्रक्शन में। ठीक है, सो नाउ लेट्स सी अबाउट द डिफरेंट फेजेस ऑफ कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट। तो एक प्रोजेक्ट जो होता है, प्रोजेक्ट कुछ भी हो सकता है। ठीक है, प्रोजेक्ट की डेफिनेशन में हम नहीं जाएंगे कि प्रोजेक्ट इज पर इट्स टेम्परेरी टाइम बाउंड, वो सब डेफिनेशन में हम नहीं जाएंगे। हम लोग जानते हैं प्रोजेक्ट हमारे लिए क्या है। हमारे लिए प्रोजेक्ट है कि कोई बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन हो रहा है, रोड का कंस्ट्रक्शन हो रहा है। ठीक है, और किसी वाटर ट्रीटमेंट सिस्टम का, सीवरेज ट्रीटमेंट सिस्टम का, पाइपलाइन डाल रहे हैं, कोई नाली बना रहा है, दीज ऑल आर प्रोजेक्ट्स। ठीक है, वैसे ही मैकेनिकल वालों के लिए कोई गाड़ी का प्रोजेक्ट हो गया, वो सब। ठीक है, ये सब प्रोजेक्ट। एक प्रोजेक्ट की फेजेस क्या होती है, एक प्रोजेक्ट की फेजेस होती है कि प्रोजेक्ट स्टार्ट से एंड कैसे होगा। मान लो एक बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट करनी है, तो बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन कैसे होता है, उसमें कौन कौन सी फेजेस आती है। ठीक है, तो सबसे पहली फेज आती है उसमें फिजिबिलिटी एंड कंसेप्शन फेज। ठीक है, स्टेज। तो उस स्टेज में हम क्या करते हैं कि मान लो मैं एक एग्जांपल देके बताता हूँ। जयपुर में किसी को जगतपुरा में अपना एक अपार्टमेंट बनाना है, क्योंकि उसको लग रहा है कि गाँव से आजकल लोग आते हैं और लोग अट्रैक्ट भी हो रहे हैं, मान लो कि अपार्टमेंट्स की तरफ या फ्लैट्स की तरफ। तो वो सोचेंगे कि यार कोई रियल एस्टेट कंपनी होगी। ठीक है, देर आर सो मेनी रियल एस्टेट कंपनी। ये देखो, जैसे मैंने ये जयपुर के ही कुछ फोटोज लिए हैं जिसमें रियल एस्टेट कंपनी है, जैसे उपसाना कंपनी है, कोई द राइज कंपनी है, ये रियल एस्टेट कंपनी होती है। ये क्या करती है, फ्लैट्स बनाती है और फिर बेच देती है उनको, फ्लैट्स को। ठीक है, और उससे इसका रिवेन्यू जनरेट होता है, पैसे मिलते हैं इनको। अ, और वो उनका कंस्ट्रक्शन का जो कॉस्ट होता है वो उससे निकाल लेते हैं। तो वो सबसे पहले करते क्या है, वो पहले, मैं एक प्राइवेट का बता रहा हूँ। ठीक है, गवर्नमेंट का हम जानते हैं कि रोड कंस्ट्रक्शन होगा तो उसमें गवर्नमेंट ऐसे सोचती है कि यार इस जगह पे रोड चाहिए था, इस गांव को इस गांव से कनेक्ट करना है, रोड बनाना है। तो वो अपनी फिजिबिलिटी स्टडी अलग से करते हैं, फिर डिज़ाइन करवाते हैं। तो गवर्नमेंट वाला इजी है, क्योंकि पब्लिक की डिमांड जो है उसको मीट करने के। लेकिन प्राइवेट वाले को बहुत सोचना होता है, क्योंकि उसको सिर्फ पब्लिक के लिए नहीं बनाना है, खुद को भी कुछ कमाना है। ठीक है, तो इसलिए वो सबसे पहले देखता है कि कहाँ पे डिमांड है। जगतपुरा में डिमांड है, तो वो क्या करेगा, जगतपुरा में फ्लैट का एक एडवर्टाइजमेंट दे देगा। पहले वो स्टडी करेगा कि हाँ इतने लोग खरीद सकते हैं, इतनी फ्लोर बनाऊंगा तो ज़्यादा प्रॉफिट होगा, वो सब बैठ के पूरा स्टडी कर लेगा। इस
ऐसी स्टडीज करने के लिए कंपनीज भी होती है डिफरेंट, फिजिबिलिटी जो स्टडीज करती है वो कंपनी हायर कर लेगा, वो सारे डेटा उठाएंगे कि गांव से लोग इतने आ रहे हैं, इतने पैसे वाले हो रहे हैं, तो ऐसे ऐसे करके होता है, ठीक है, स्टडी। वो फिर क्या करेंगे कि अपना एक 3 BHK 2 BHK ऐसे फ्लैट्स की डिज़ाइन एक रफली बना देंगे अपने, कि हाँ हमें हमें ऐसे ऐसे बनाना है और इतनी 30 फ्लोर बना लेनी है, उसका एडवर्टाइजमेंट दे देंगे, प्री मॉडलिंग ये सब पहले से ही। कोई कोई सॉफ्टवेयर में ऐसे 3D स्ट्रक्चर बना के पोस्टर्स लगा देंगे कि हम लोग ऐसे बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट करने जा रहे हैं, किसी को घर लेना है तो यहाँ पे ले सकते हैं, ये ऑफर है, जो लगा रहता है बोर्ड, हमने देखा है काफ़ी होर्डिंग्स लगे होते हैं, ठीक है। अब मान लो ये होर्डिंग्स देख के कस्टमर्स आएंगे, ठीक है, तो ये था फिजिबिलिटी एंड कंसेप्शन स्टेज, वहाँ पे इन्होंने ये कर दिया। फिर उसकी पैसे आने लग जाएंगे इनके पास, क्योंकि ये लोग बोल देंगे 3 महीने जो पहले करवाएगा बुकिंग उसको छूट मिलेगी, तो कुछ लोग बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन शुरू होगा उससे पहले ही बुकिंग करवा लेंगे अपनी, और वो बोल देते हैं कि 3 साल बाद ये प्रोजेक्ट मिल जाएगा। फिजिबिलिटी और कंसेप्शन स्टेज में ये लोग यही करते हैं कि एक प्रोजेक्ट की फिजिबिलिटी देख लेते हैं, डिज़ाइन स्टेज में उसकी प्लानिंग और शेड्यूलिंग करते हैं। ये रियल एस्टेट वाला प्लानिंग और शेड्यूलिंग क्या है कि हमारा प्रोजेक्ट कितने साल में कंप्लीट हो जाएगा, अगर 36 स्टोरी बनाना है, ठीक है, इतनी मंजिल का बनाना है, तो वो कितना, वो लोग रफली कैलकुलेशन कर लेते हैं। उसमें क्या होता है कि अभी कोई प्रोजेक्ट में कौन कौन होते हैं स्टेक होल्डर, सबसे पहले होता है रियल एस्टेट कंपनी या बिल्डर या गवर्नमेंट कोई भी, ठीक है। गवर्नमेंट का जैसे रोड बन रहा है तो उसकी मेन वो कौन है, गवर्नमेंट। बिल्डिंग बना रहा है उसमें मेन कौन है, रियल एस्टेट कंपनी। तो वो रियल एस्टेट कंपनी जो है बहुत सारे कस्टमर से कनेक्ट होती है, कस्टमर पैसे देते हैं उसको, ठीक है, तो वो क्या करता है, आर्किटेक्चर स्ट्रक्चर डिजाइनर जो होते हैं उनसे ड्राइंग्स और वो सब बनवाते हैं। आर्किटेक्चर और स्ट्रक्चर कई बार एक ही कंपनी होती है, लेकिन कई कई बार अलग अलग भी हो सकती है, मतलब एक ही कंपनी को दोनों काम दे दिया कि तुम हमें ये बिल्डिंग में ये चीज़ें चाहिए, तो आप हमें ड्राइंग बना के दे दो। वो ड्राइंग्स जो बन जाती है, ड्राइंग्स बन के रेडी है, सब चीज़ रेडी है, अभी रियल इस्टेट वाला क्या करेगा, एक प्रोसेस शुरू करेगा जिसको हम बोलते हैं टेंडरिंग। वो टेंडर करके कॉन्ट्रैक्टर को काम दे देगा। रियल गवर्नमेंट भी ये काम करती है कि वो टेंडर टेंडरिंग के थ्रू, अभी टेंडरिंग जो है इसको तो हम काफ़ी डेप्थ में देखने वाले हैं अपकमिंग वीडियोज़ में। आज हम सिर्फ इतना सीखेंगे कि प्रोजेक्ट बनता कैसे है, तो अभी समझ में आया कि रियल इस्टेट होता है, रियल इस्टेट कंपनी होती है, वो लोगों से पैसे लेते हैं, पैसे लेके वहाँ पे आर्किटेक्चर और स्ट्रक्चर डिज़ाइन और कॉन्ट्रैक्टर ये सबको मिला के एक बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन का काम शुरू कर देते हैं। जब बिल्डिंग बन जाती है तो उसके जो फ्लैट्स हैं वो जो ये कस्टमर्स हैं इनको बांट देते हैं लास्ट में, ठीक है। और वो रियल इस्टेट कंपनी जो है वो ओवरऑल ओनर जो है वो फ्लैट वाइज ओनर, तो वो रह गया, कस्टमर्स रह गए, ठीक है। लेकिन ओवरऑल जो होता है वो उस कंपनी के नाम पे होता है, वाटर सब बहुत सारी चीज़ें वो रियल एस्टेट कंपनी प्रोवाइड करती है वहाँ पे, ठीक है। अब कॉन्ट्रैक्टर को टेंडरिंग के थ्रू जो प्रोसेस दिया, कॉन्ट्रैक्टर क्योंकि बनाएगा, आर्किटेक्चर जो है वो डिजाइन देगा, ठीक है, वो ड्राइंग्स देगा। स्ट्रक्चर डिजाइनर क्या करेगा, उसमें देखेगा कितना रेनफोर्समेंट लगेगा, ठीक है। अब आर्किटेक्चर और स्ट्रक्चर डिजाइन जो होता है वो दोनों के बीच में थोड़ा चलता है, क्योंकि वो आर्किटेक्चर क्या देखता है, खूबसूरती देखता है कि बिल्डिंग कैसी होनी चाहिए, अंदर कितना रूम कैसे होने चाहिए, ये सब। स्ट्रक्चर डिजाइनर उसकी स्ट्रेंथ देखता है, तो दोनों में इनमें चलती रहती है अपनी, या ये बीम इतना होना चाहिए था, लेकिन वो बोल देता है इतना बड़ा करोगे तो अ, हमारी खूबसूरत नहीं लगेगा, बाहर दीवार से बाहर प्रोजेक्ट होगा, तो वो आपस में डिस्कस करके ये लोग फाइनल ड्राइंग बना देते हैं, ठीक है। जिनको रियल इस्टेट कंपनी कॉन्ट्रैक्टर को दे देती है, और कॉन्ट्रैक्टर साइट पे जाके वो अपने साइट इंजीनियर को देता है, और साइट इंजीनियर उनको पढ़ के उसके पास जो मटेरियल फॉर्म वर्क मैन पावर होता है उनसे वो बिल्डिंग बनाना शुरू कर देता है, ठीक है। तो ये था प्रोसेस। कॉन्ट्रैक्टर के पास जब काम आ गया तो अब कॉन्ट्रैक्टर क्या करेगा, कॉन्ट्रैक्टर भी तो बहुत बड़ी चीज़ है, उसके पास भी बहुत सारे लोग होते हैं, बहुत सारी मैन पावर होती है, तो वो अपना अलग से प्लानिंग करता है, अलग से कंस्ट्रक्शन की शेड्यूलिंग करता है, अलग से एग्जीक्यूशन करता है, और फिर उसको हैंड ओवर कर देता है कंपनी को, रियल इस्टेट कंपनी को, कि अब आपका काम हमने कंप्लीट कर दिया है, अब आप ये यहाँ पे जो अपने कस्टमर्स हैं उनको दे सकते हो, ठीक है। तो ये सारे प्रोसेस कस्टमर
कॉन्ट्रैक्टर के, ये कॉन्ट्रैक्टर भी जो है ये प्लानिंग, शेड्यूलिंग और एग्जीक्यूशन करता है। प्लानिंग, शेड्यूलिंग इन सब के बारे में भी थोड़ा थोड़ा जान लेते हैं इसी वीडियो में। वीडियो थोड़ा सा बड़ा होगा, 20 to 25 मिनट्स, बट शॉर्ट वीडियोस में बनाना मुश्किल है इसको। टेक्निकल चीज़ें हमको कम से कम 20 से 25 मिनट की वीडियो बनानी ही पड़ेगी, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखते हैं कंस्ट्रक्शन प्लानिंग क्या होता है। कंस्ट्रक्शन प्लानिंग, अब आपको ये सीक्वेंस याद रहा कि कस्टमर ने पैसा दिया, रियल इस्टेट वाले ने बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन के लिए ड्राइंग्स बनवा ली आर्किटेक्चर और स्ट्रक्चर डिजाइन वाले से, और उसका जो ठेका है वो दे दिया है कॉन्ट्रैक्टर को। अब वो जो मैं ये प्राइवेट वाले से बता रहा हूँ, लेकिन सरकारी में भी ऐसा ही होता है। सरकारी में डायरेक्ट, क्योंकि सरकारी में उनको कस्टमर नहीं ढूंढने पहले, वो मिनिस्ट्री देती है पैसा, तो बस वही डिफरेंस है। मिनिस्ट्री ने पैसा दे दिया, आ, जो गवर्नमेंट है वो फिर आर्किटेक्चर एंड स्ट्रक्चर डिजाइनर ढूंढेगी, वो लोग डिजाइन करेंगे और वो फिर ठेकेदार को ड्राइंग दे देंगे, ठीक है। तो ये इसमें तो अभी नेक्स्ट देखते हैं कि कंस्ट्रक्शन, जो कॉन्ट्रैक्टर के पास जब काम आ गया तो वो क्या करेगा, वो प्लानिंग करेगा। प्लानिंग में वो क्या करता है, स्कोप को डिफाइन करता है, उसका मेथड और सीक्वेंस लिखता है। स्कोप को डिफाइन करना मतलब कि उसको मानो काम दिया है कि एक नाली बनानी है, तो वो कॉन्ट्रैक्टर लिखेगा कि मेरा स्कोप है कि यहाँ पे एक ड्रेन बनाना है इस साइज का, इतनी इतनी डायमेंशंस है और ये सब है। मेथड में लिखता है कैसे कैसे बनानी है, कि पहले फॉर्म वर्क करेंगे, वो सारी चीज़ें एक रिपोर्ट में लिख के तैयार करता है। फिर सीक्वेंस बनाते हैं कि पहले कौन सी एक्टिविटी करेंगे, पहले ज़मीन खोदेंगे, मिट्टी खोद दी, नाली बनानी है तो पहले मिट्टी खोदो, मिट्टी खोद के उसमें फिर शटरिंग लगा के कंक्रीट डालो, वो नाली, मतलब उसकी सीक्वेंसिंग करेंगे कि कौन कौन सी एक्टिविटी पहले आएगी। अब ये दो टर्म जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, एक है वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर, एक है ऑर्गेनाइजेशन ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर। प्लानिंग के टाइम पे ही ये दोनों काम कर लेते हैं। अब अगर इंटरव्यू में पूछ ली व्हाट इज वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर, वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर में क्या है कि जो मैंने बताया ना कि किसी को घर बनाना है, तो घर बनाने से पहले क्या करेगा, नींव खोदेगा पहली। अब वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर में क्या है कि कोई एक बड़ी एक्टिविटी को छोटे छोटे पार्ट में तोड़ते जाना, ठीक है। तो अगर हम सिंपल एग्जांपल ले वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर का, तो इसका एग्जांपल ये ले सकते हैं कि अगर कोई एग्जाम क्लियर करनी है तो उसके लिए सब पहले मान लो हमको असिस्टेंट इंजीनियर का मेंस का ही एग्ज़ाम क्लियर करना था, तो उसमें अपने पास 12 सब्जेक्ट्स, 12 13 जो भी सब्जेक्ट्स थी, ठीक है। स्ट्रक्चर एनालिसिस है, सोम है, सॉइल मैकेनिक्स है, तो ये सब बड़ी बड़ी सब्जेक्ट्स हो गए। अब इनको और ब्रेक डाउन करते हैं कि सोम में भी हमको और छोटे छोटे टॉपिक्स पढ़ने हैं, उसके अंदर भी छोटे छोटे टॉपिक्स और पढ़ने हैं, ठीक है, चैप्टर वाइज, देन यूनिट वाइज। तो वो वर्क ब्रेक डाउन स्ट्रक्चर है, ठीक है। हमारी किताब भी जो आती है वो भी ब्रेक डाउन स्ट्रक्चर में आती है कि पहले बड़े टॉपिक, फिर उसके अंदर सब टॉपिक, ऐसे ऐसे करके। तो किसी भी काम का एक बड़ा टॉपिक, फिर किसी भी काम को ऐसे डिफाइन कर दिया कि एक स्लैब डालना है, तो स्लैब डालना एक बड़ी एक्टिविटी हो गई, एक वर्क हो गया, बट उसके अंदर फॉर्म वर्क करना है, रेनफोर्समेंट करना है, देन वी विल डू कॉन्क्रीटिंग, तो ये वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर होगी, ठीक है। वैसे ही ऑर्गेनाइजेशन ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर, कि ऑर्गेनाइजेशन में लोग कैसे रहेंगे, कि कोई ऊपर एक बड़ा अधिकारी रहेगा, ठीक है, उसके अंदर इंजीनियर्स रहेंगे, असिस्टेंट इंजीनियर रहेगा, उसके अंदर जूनियर इंजीनियर्स रहेंगे, ऐसे करके जूनियर इंजीनियर्स के अंदर सुपरवाइजर रहेंगे, वो सब जो है होता है ऑर्गेनाइजेशन ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर। उसके बाद डिफरेंट जो एक्टिविटीज़ है उनके बीच में रिलेशनशिप क्या है वो हम देखेंगे कंस्ट्रक्शन प्लानिंग में, ठीक है। तो वो हमको पता होना चाहिए कि रेनफोर्समेंट की एक्टिविटी जो है उसका फॉर्मवर्क की एक्टिविटी के साथ क्या रिलेशन है। नाली बनानी है तो ये अगर नाली बनानी है तो उसमें सबसे पहले हमको एक्सकवेशन करना पड़ेगा ना, तो एक्सकवेशन करना है, उसके बाद उसकी क्लीनिंग करनी है, नीचे पीसीसी बिछानी है, ठीक है, उसके बाद रेनफोर्समेंट बिछाना है। ये सारी एक्टिविटी हमको, इनका रिलेशन पता होना चाहिए कि पीसीसी और एक्सकवेशन। ऐसा नहीं पहले पीसीसी बिछा के फिर खड्डा खोद रहे हैं तो पीसीसी टूट के निकल गई वो, तो इसलिए वो रिलेशन पता होना चाहिए। फिर एक एक्टिविटी में कितना काम टाइम लगेगा, कितना पैसा लगेगा, वो सब चीज़ें भी हम प्लानिंग स्टेज में ही। प्लानिंग स्टेज मतलब ऐसा है कि जैसे मैं प्लानिंग इंजीनियर था साइट पे, तो मैं बैठ के सोचता था कि मुझे पता है कि इतना फॉर्म वर्क, इतना अ, इतनी बड़ी मतलब एक दीवार बनाने के लिए एक मिस्त्री और एक हेल्पर को इतना दिन लगता है, ठीक है। मुझे और
इतनी बड़ी मतलब एक दीवार बनानी है तो मुझे पता चल जाता था कि कितना टाइम लगेगा, कितना पैसा लगेगा, तो मैं उसके हिसाब से कैलकुलेट कर लेता था। उसके बाद शेड्यूलिंग करते हैं। शेड्यूलिंग वही सीपीएम पार्ट, उसको तो हम डेप्थ में देखेंगे ही, बट शेड्यूलिंग वही होता है कि जब यहाँ से हमको टाइम पता चल गया कि हर एक्टिविटी में कितना टाइम लग रहा है, उनका सीक्वेंस पता चल गया कि कौन सी एक्टिविटी किसके बाद आ रही है प्लानिंग फेज में, तो हम शेड्यूलिंग फेज में आ जाते हैं और उसको एक सॉफ्टवेयर पे डालते हैं। सॉफ्टवेयर प्राइमावीरा, तो याद रखना कि शेड्यूलिंग सॉफ्टवेयर है प्राइमावीरा, माइक्रोसॉफ्ट प्रोजेक्ट डॉक्यूमेंट्स, ये सॉफ्टवेयर, और भी बहुत सारे सॉफ्टवेयर है बट दो फेमस है थोड़े, ठीक है। तो ऐसे करके हम लोग इसमें क्या करते हैं, प्रोजेक्ट की डेट निकाल लेते हैं कि कौन सा काम कब कंप्लीट होगा, वो सब मिल जाता है हमको इस पे। पूरा प्रोजेक्ट कब कंप्लीट होगा वो भी पता चल जाता है, क्रिटिकल एक्टिविटीज कौन से है वो भी पता चल जाती है। तो शेड्यूलिंग से हमको ये फायदा हो जाता है, ठीक है। उसके बाद एग्जीक्यूशन पे आ जाते हैं। तो एग्जीक्यूशन पे क्या होता है कि एग्जीक्यूशन में हम क्या करते हैं कि कोई भी काम है उसको एग्जीक्यूट करते हैं, कोई भी एक्टिविटी को। एग्जीक्यूशन मतलब यही है कि साइट पे जाके तुम उसको, जो तुमने मैथडोलॉजी है, स्पेसिफिकेशंस है, उनके अकॉर्डिंग उसको काम को कर देना है, कंक्रीटिंग कर देनी है, रोड बना देना है, या रेनफोर्समेंट का काम कर देना है, या फॉर्म वर्क का काम कर देना है, वो कंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूशन है, ठीक है। एग्जीक्यूशन की एक्टिविटीज़ को और भी हम डिटेल में देखेंगे आने वाले लेक्चर्स में, बट अभी के लिए हम सिर्फ ये देख रहे हैं कि कॉन्ट्रैक्टर जो होता है उसका प्लानिंग, शेड्यूलिंग, एग्जीक्यूशन और हैंडिंग ओवर, ये फेजेस क्या होती है, ठीक है। तो प्लानिंग में हमने देख लिया, शेड्यूलिंग भी देख लिया कि कैसे टाइम डिसाइड करते हैं शेड्यूलिंग में, और एग्जीक्यूशन में ये करते हैं। हैंडिंग ओवर में क्या होता है कि लास्ट में जब पूरा स्ट्रक्चर बन गया हो, तो पूरी तरह से जब सारे काम कंप्लीट हो गए, तो वो फिर वापस रियल एस्टेट वाले को वो दे देगा कि आपका ये मकान हमने बना दिया है, ये पूरी बिल्डिंग बन गई है। अब प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन के साथ आप हमको, अब जो कौन कौन सी डॉक्यूमेंट चाहिए वो हम डिस्कस नहीं करेंगे यहाँ पे, बट ये प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन के साथ हम उसको दे देते हैं, ठीक है। तो इस लेक्चर में हम इतना ही पढ़ेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग टेंडरिंग के बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है। टेंडरिंग, डिफरेंट टाइप ऑफ टेंडर, और टेंडरिंग कैसे होती है, गवर्नमेंट में कैसे होती है, प्राइवेट में कैसे होती है, वो दोनों हम चीज़ें हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। सो थैंक्स। और अगर ये वीडियो सही लग रहा है तो यू कैन लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब दीज वीडियोस। सही है, इसमें काफ़ी कुछ अभी और सीखने को मिलेगा। अभी हम लोग ये थ्योरी देख रहे हैं, प्रैक्टिकल क्वेश्चंस, अगर किसी को कोई क्वेश्चन है, कोई डाउट है, तो वो नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकता है। आ, मैं नेक्स्ट कमेंट बॉक्स में भी रिप्लाई कर दूंगा, और नहीं तो नेक्स्ट वीडियो में मैं उसको अच्छे से एक्सप्लेन भी कर दूंगा अगर कोई बड़ा डाउट होगा तो, ठीक है। और वीडियो थोड़ी बड़ी रहेगी, 20 से 25 मिनट की तो रहेगी, तो अच्छे से देखो, लास्ट तक देखो, ठीक है। ओके, थैंक यू।